नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी प्री 2020 का जो एग्ज़ाम था, ठीक है, उसका क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन रहते हैं, 2 घंटे का, पूर्णांक 200 नंबर का होता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए टोटल 100 क्वेश्चन है, तो आइए इस वीडियो में देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला लिखा है कि इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है, ये भी सही बात है। तीसरा है, इनका जैव रासायनिक संवेदनों में उपयोग किया जा सकता है, सही बात है। और ऑप्शन 4, कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल होती हैं, दोस्तों ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन जो है कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पूरा व्याख्या भी किया गया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 2, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, और दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। तीसरा है, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई वेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। दोस्तों तो ड्रोन के मदद से हम तीनों कर सकते हैं। खेल में फसल पर पीड़कनाशी छिड़क सकते हैं, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण कर सकते हैं, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करते हुए वेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना, ठीक है ना। तो ये तीनों हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पर आप पूरा इसका सलूशन आप व्याख्या इसका देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आइए पूरा आप देख सकते हैं, पूरा इसका विस्तार से यहाँ पर लिखा गया है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये वाला लाइन पढ़ लीजिए। यहाँ पर अमेरिका और कनाडा के वैज्ञानिकों ने कुबड़ वाली व्हेल के श्वसन तंत्र में पाए जाने वाले रोगाणुओं के नमूने एकत्रित करने व उनका विश्लेषण करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया। इससे कुबड़ वाली व्हेल के स्वास्थ्य का आकलन किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर तीनों विकल्प सही है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होंगी। और कथित प्रयोग किससे संदर्भित करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वॉयेजर 2, न्यू हॉराइजन्स, ऑप्शन सी है लीसा पाथफाइंडर, या डी है इवोल्वर्ड लीसा। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन सी लीसा पाथफाइंडर, ठीक है, नहीं डी वाला सही है, इवोल्वर्ड लीसा, ठीक है ना, इवोल्वर्ड लीसा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसको। लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, LIS से इसका मतलब फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजर इंटरफेरोमीटर, ठीक है ना, और स्पेस एंटीना यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। याद रखिएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य गुरुत्वीय तरंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इवोल्वर्ड लीसा मिशन के अंतर्गत 3 अंतरिक्ष यान समबाहु त्रिभुज की व्यवस्था में एक दूसरे से मिलियंस किलोमीटर की दूरी पर स्थित होंगे। ये तीनों अंतरिक्ष यान लेजर किरण के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। अपने मध्य की निश्चित दूरी को बनाए रखते हुए ये तीनों अंतरिक्ष यान सूर्य का परिक्रमण कर रही पृथ्वी के पीछे गतिमान रहेंगे। ऐसे में यदि इनकी निश्चित दूरी जो है, इनकी निश्चित दूरी में कुछ परिवर्तन होगा तो उन लेजर किरणों के माध्यम से उस परिवर्तन का मापन किया जाएगा और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गुरुत्वीय तरंगों की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इवोल्वर्ड लीसा मिशन को वर्ष 2034 तक लॉन्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है दोस्तों। देखिए लीसा पाथफाइंडर मिशन इवोल्वर्ड लीसा मिशन की पृष्ठभूमि था, जिसका उद्देश्य इवोल्वर्ड लीसा को लॉन्च करने से पूर्व अंतरिक्ष की परिस्थितियों की समीक्षा करना था। अतः दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन डी विकल्प डी सही है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा इसका फिगर भी बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ठीक है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ऑप्शन विचार करना है। पहला दिया, भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, दोस्तों तो ये गलत बात है, ठीक है ना। दूसरा है, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है, ठीक है, तो ये भी सही लग रहा है। तो 2 और 3 नहीं बता सकते हैं, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ठीक है ना, यानी कि 2 और 3 सही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 और 3 यहाँ पर सही हो गया है। इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है। पहला दिया, यह वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तानिका शोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। और दूसरा है, उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है।
इन वैक्सीन का कोई गौर प्रभाव नहीं है दोस्तों। तो तीसरा गलत करा है क्योंकि साइड इफेक्ट और वैक्सीन का कुछ ना कुछ जरूर होता है, तो तीसरा गलत है, बाकी दोनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 और 2, केवल 1 और 2, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी 1 और 2। ठीक है, यहाँ पर इसका देखिए यहाँ पर उसका साइड इफेक्ट भी लिखा गया है। ठीक है ना, देखिए क्या लालपन हो जाता है, सूजन होता है, दर्द हो जाता है। ठीक है ना, और भी है बुखार, भूख में कमी, घबराहट, चिड़चिड़ापन, थकान, सिर दर्द इत्यादि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम केवल आप इसका आंसर देखेंगे, जरूरत पड़ेगा थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी देख लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, तो इसमें सही ऑप्शन ए सही है, डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। तो पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती हैं। ठीक है, दूसरा कारण है कि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती हैं। तीसरा कारण है परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियाँ होती हैं। दोस्तों इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। ठीक है ना दोस्तों, तो पहला और तीसरा वाला ऑप्शन सही है, नहीं कि पहला और तीसरा वाक्य सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, पांचवा है पॉलीयूरिथेन से निर्मित उत्पादों का प्रयोग। दोस्तों तो ये पांचों सही है। ठीक है ना, बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करने का कारण है ये पांचों। ठीक है ना, तो दोस्तों ऑप्शन डी सही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर पूरा जो है लिखा गया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है बेंजीन प्रदूषण के कारण है। ठीक है ना, तो सब वही सब लिखा गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीतियाँ भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं। दोस्तों इसमें सही है केवल ऑप्शन ए पहला वाला, यानी कि केवल ऑप्शन अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, ये सही है। ठीक है ना, कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना ये गलत है। पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना ये भी गलत है। तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए। ठीक है ना, केवल पहला वाला सही है। ठीक है, 10वां नंबर का क्वेश्चन है, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते यानी कि डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख रुपए की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन डी, मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है ना, ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पारमिता शब्द का मतलब दोस्तों क्या है, तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पर, विकल्प सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं व्याख्या इसका इंपॉर्टेंट है। पारमिता क्या होता है कि बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को प्राप्त करने वाले परिपूर्णता या कुछ गुणों 6 अथवा 10 गुण के चरमोन्नयन की स्थिति को पारमिता कहा गया है। ठीक है ना, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, दूसरा है सहमति की आयु, तीसरा है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। तो ऑप्शन दोस्तों 2 और 3 यहाँ पर दोनों सही है, 2 और 3, तो ऑप्शन बी वाला देख लीजिए, 2 और 3। ठीक है ना, यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट इसको देख लेते हैं। तो भारत की पहली महिला चिकित्सक रखमाबाई राउत का जन्म 1864 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। 1894 ईस्वी में वह भारत की पहली प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर बनी थी। रखमाबाई का विवाह 11 वर्ष की आयु में ही उनसे 8 साल बड़े भीकाजी से हो गया था। विवाह के पश्चात भी उनके अपने माता पिता के साथ रहने के कारण 1884 ईस्वी में भीकाजी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में पति का पत्नी के ऊपर वैवाहिक अधिकार का हवाला देते हुए याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने उन्हें पति के साथ रहने अथवा उन्हें जेल जाने का आदेश दिया। तो रखमाबाई ने तर्क दिया कि उन्हें उस विवाह में रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जो तब हुआ था जब वह उसके लिए सहमति देने में असमर्थ थी। इस तर्क ने बाल विवाह और महिलाओं के अधिकारों के प्रति ध्यान आकर्षित किया। तत्पश्चात एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 कानून यानी 2 वयस्कों के बीच शादी करने की वैधानिक उम्र तय की गई। यह मुकदमा प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की शिक्षा के लिए से नहीं जुड़ा था। ठीक है ना, तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। तो इसका जो है देखिए, पहला दिया कि नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध,
दूसरा है नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। दोस्तों देखिए कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में, दोस्तों 20वीं शताब्दी में जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के कारण जो है भारत बहुत मतलब ये आगे बढ़ चुका था। तो नील खेती का ह्रास क्यों हुआ? क्योंकि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका विकल्प इसका एक्सपेंशन देख सकते हैं विस्तार। क्वेश्चन नंबर 14, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना किस लिए की थी? जो फ्रेंड्स कलकत्ता में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था वेलेजली ने, क्यों किया था दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर जो सही है ऑप्शन विकल्प डी सही है। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित यानी कि ट्रेनिंग देना चाहता था। ठीक है ना, कि आखिर भारत में जो है प्रशासन कैसे संभालना है, कैसे चलाना है। ठीक है, तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? 1857 के विद्रोह का, 1921 के मापिला विद्रोह का, 1859-60 के नील विद्रोह का, या फिर 1899 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। दोस्तों तो विकल्प यहाँ पर डी सही है, 1899 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। ठीक है ना, उल गुलान अथवा महान उपद्रव। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित था, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित। दोस्तों यहाँ पर केवल ऑप्शन 3 वाला सही है, कालिदास चंद्रगुप्त 2 से संबंधित है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं केवल 3 ऑप्शन सही है, केवल 3। ठीक है, देख सकते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी की रचना मानी जाती है, जबकि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 185 ईसा पूर्व मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की गई। पतंजलि इसके समकालीन थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अमरकोश के रचनाकार अमर सिंह और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण यानी कि प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता है? ठीक है ना, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, तो ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर देखते हैं विकल्प डी सही है कि संतान में सूत्र कणिका वाले रोगों का निरोध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको आप जो है पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत बड़ा लिखा हुआ है क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों, तो बड़ा तो होता ही है। 3 पेरेंट बेबी, इसका वो फिगर बनाया गया है, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? पहला है औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना, रोगों का निदान, टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन और विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। तो दोस्तों एआई क्या कर सकती है इन 5 में से? तो आइए देखते हैं, विकल्प डी यानी कि ये 5 कर सकता है। ठीक है ना, एआई 5 कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एआई बहुत ही जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्तों, अब तो कुछ भी से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा इसका विस्तार से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दृश्य प्रकाश संचार, ठीक है ना, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो VLC 375 से 780 nm नैनोमीटर वाली विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम तंत्र का उपयोग करती हैं। देखिए इसका पहले आंसर देख लेते हैं कौन सा सही है। विकल्प सी यानी कि 1, 3 और 4 सही है। ठीक है ना, तो VLC के बारे में 1, 3, 4 पहला दोस्तों क्या है कि VLC 375 से 780 नैनोमीटर वाली विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्री जो है तरंग दैर्ध्यों का उपयोग करती है, तो ये सही बात है। ठीक है, तीसरा भी सही है, VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है, तो ये भी सही है। और चौथा, VLC में विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण नहीं होता है, तो 1, 3 और 4 सही है। ठीक है ना, दूसरा गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कौन सा इसका आंसर देख लेते हैं। विकल्प डी सही है, केवल 1 और 3। तो 1 और 3 क्या देखिए, तो एक है कि यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं कर सकता, तो सही बात है। और तीसरा वाला सही है, ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकास किया जा सकता है। ठीक है ना, तो 1 और 3 यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्निक के बारे में सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। ठीक है ना,
तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो इसका विकल्प बी सही है, जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, तो इसको कहते हैं संसदीय व्यवस्था। ठीक है ना, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार, तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, तो ऑप्शन ए सही है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना, जो कि दोस्तों भाग 4 में लिखा गया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 1 में संघराज्य उसका क्षेत्र है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 37 घोषित करता है कि राजनीतिक निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है तथा राज्य का कर्तव्य होगा कि वह विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 38 निर्देश देता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों यहाँ पर तो दोनों सही लग रहा है, तो ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन मतलब बी केवल दूसरा सही है। ठीक है ना, पहला गलत है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, तो यहाँ पर केवल 2 सही है। ठीक है ना, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए सही है, उत्तर ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। ठीक है ना, एक अंतिम उपलक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। ठीक है, आइए दोस्तों 25वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसको पढ़ लेते हैं। गांधी जी और कार्ल मार्क्स दोनों अराजकतावादी विचारक थे। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य शोषण का यंत्र होता है, वहीं गांधी जी ऐसे समाज की कल्पना करते थे जो कि स्वनियंत्रित और स्वविनियमित हो। दोनों ही राज्य विहीन समाज चाहते थे, किंतु गांधी जी हिंसा का समर्थन नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों इसको मैं दूसरे पार्ट में लेकर आऊँगा। ठीक है ना, तो भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। ठीक है ना, किसका, नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है नौकरशाही का। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी, विकल्प डी सही है, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। ठीक है ना, तो यहाँ पर केवल विकल्प डी सही है, बाकी तीनों विकल्प गलत है। ठीक है ना, इसका दोस्तों आप जो है देख सकते हैं कि पूरा व्याख्या किया गया है थोड़ा सा। ठीक है ना दोस्तों, इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, होमवर्क रहेगा। भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि जो प्रियम्बल होता है, प्रस्तावना होता है, उसके बारे में लिखा है। तो इसमें से कौन सा सही है कि संविधान का भाग है, उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, या बी संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। दूसरी का राय कि संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, या विकल्प डी संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर आपका जवाब सही हुआ तो आपको कमेंट को मैं हार्ट कर दूंगा, लाइक कर दूंगा। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।